नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की किताब का अध्याय 7 रोजगार, संवर्धी, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। और आज हमारा लेक्चर नंबर 6। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने रोजगार की बात कर ली है, संवर्धी की बात कर ली है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो यही था कि आर्थिक संवर्धी और रोजगार संवर्धी में क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है, वो जान लिया था। और अब आज हम लोग बात करेंगे अनौपचारिकरण की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और आज हमें क्या पढ़ना है? भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकरण। उसके बाद अहमदाबाद में अनौपचारिकरण की चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकरण। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहां पर यह समझना पड़ेगा कि औपचारिकरण और अनौपचारिकरण का अर्थ क्या होता है, जो कि हम आज के लेक्चर में जानेंगे। सीधा सा एक मैं आपको हिंट दे देता हूं, इतना सा कहते हैं औपचारिकरण का मतलब यह है कि आपको सभी सुख सुविधाएं मिले एक काम की जब आप कर रहे हैं। जैसे कि आपको साफ पानी मिलना चाहिए, आपको स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए, आप छुट्टियां भी आपको मिलनी चाहिए, आप एक्स्ट्रा काम करते हो उस एक्स्ट्रा काम का आपका पेमेंट भी मिलना चाहिए, कुछ सरकार के कानून कायदे नियम होते हैं उनको भी फॉलो करना पड़ता है। ये जहां पर सब कुछ होता है उसको औपचारिकरण कहा जाता है, या संगठित क्षेत्र हम उसको कहते हैं। दूसरी तरफ इसका विपरीत हो, जहां पर कोई नियम कानून कायदे नहीं हो, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर रहे हैं, कोई स्वास्थ्य के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई छुट्टी उट्टी नहीं, सब बिल्कुल चल रहा है बस, और कोई कानून कानून को कोई नहीं मानता है। इस प्रकार का जो सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? अनौपचारिकरण कहते हैं। पर गुरुजी, अब इस वाली जो बात आपने बोली है ना, इस बात को लास्ट वाले लेक्चर से आप कनेक्ट करके बताओ, तभी मजा आएगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसे सवाल तो अगर आप पूछ लो ना तो मेरा दिल यूं बिल्कुल खुश हो जाता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि बच्चे ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो मजा आ जाता है। ठीक है, तो जब आप पूछ रहे हो कि सर लास्ट वाले से कनेक्ट करके बताओ, तो लास्ट वाले से कनेक्ट ऐसा करते हैं। हमने लास्ट में देखा था कि जो श्रमिक है वो 3 प्रकार के हैं, या तो वो स्वनियोजित है, ठीक है, या वो वेतन भोगी कर्मचारी हैं, या वो अनियत वाले हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि लोग स्वरोजगार और नियमित वेतन भोगी की तुलना में अनियत वाले की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो जब अनियत वालों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और अनियमित वाले जो हैं वो अनौपचारिकरण है, उनको कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी हटा देते हैं, कभी 12 घंटे काम करवा लेते हैं, एक्स्ट्रा काम का कोई पैसा नहीं देते, कोई कानून कायदे कुछ भी नहीं है, तो वो क्या हो गया? अनौपचारिकरण हो गया। तो ये जो अनियत की तरफ, अनियमित कामों की तरफ है लोगों का जाना हो रहा है, अनियमित कामों की तरफ श्रम बल का जाना हो रहा है, ये क्या है? अनौपचारिकरण ही तो है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ये छोड़ करके आए थे कि हमारा जो भारत का श्रम बल है वो स्वनियोजित और वेतन भोगी की तुलना में कहां ज्यादा बढ़ रहा है? वो ज्यादा बढ़ रहा है हमारा अनियमित वालों में, जहां पे रेगुलर काम नहीं मिलते उस तरफ बढ़ रहा है। तो आइए, भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकरण। हमने पाया कि श्रम बल में अनियत श्रमिकों का अनुपात निरंतर बढ़ रहा है। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो श्रम बल है हमारा, यहाँ पे श्रम करने वाली संख्या है, मतलब श्रम बल किसको कहा गया? 15 से 59 वर्ष के लोगों को माना जाता है। और जनरली 15 नहीं मानो तो आप 18 से 60 मान लिया करो। ठीक है, ये वाला जो वर्क है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम करने वाली पॉपुलेशन है, वो है, उसको श्रम बल कहा जाता है। तो हमारे जो काम करने वाली पॉपुलेशन है वो लगातार अनियत श्रमिकों में बढ़ोतरी हो रही है। मतलब लोग स्वनियोजितों की तरफ नहीं जा रहे हैं, वेतन भोगी की तरफ नहीं जा रहे हैं, अनियत श्रमिकों की तरफ अनुपात जो है निरंतर बढ़ रहा है, जो रेशियो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद से विकास योजनाओं का एक ध्येय जन सामान्य के लिए सम्मानपूर्ण आजीविका का प्रबंध सुनिश्चित करना भी बताया गया है। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद से, जब से हम आजाद हुए हैं 1947 से लेकर करके आज तक हमारे जितनी भी विकास की योजनाएं बनी हैं, देखो आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। भारत सरकार हमेशा एक बात का ध्यान रखती है कि हमें आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी करना है। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास होता जा रहा है, समाज में कोई वर्ग पिछड़ गया तो पिछड़ गया, कोई व्यक्ति पिछड़ गया तो पिछड़ गया, देश का विकास होता रहे, चाहे गरीब देश के लोगों को रोटी मिले ना मिले, चाहे पर देश का विकास होना चाहिए, ऐसा नहीं। भारत सरकार ने हमेशा आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास को जोड़ा है कि समाज का विकास पहले है, क्योंकि ये समाज विकसित होगा तो देश और ऑटोमेटिकली विकसित हो जाएगा। इसलिए समाज में ज्यादा संसाधन खर्च करो, सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करो। तो इन विकास योजनाओं में हमेशा से सरकार की योजना रही है कि जो समाज का भला करना है, सामाजिक विकास करना है, वो करना है। और उसी योजनाओं में से एक उद्देश्य, एक ध्येय क्या रहा है? जन सामान्य के लिए सम्मानपूर्ण आजीविका का प्रबंधन। ये जन सामान्य कौन है? ये समाज ही तो है।
ये हमारी सोसाइटी तो है, आप और मैं मिलकर के ही तो समाज बना रहे। अपन जन सामान्य, जन मतलब जनता और सामान्य सामान्य जनता, अपन सब आम आदमी तो है। तो इन आम आदमियों के लिए सम्मानपूर्ण आजीविका, आजीविका का मतलब क्या है, ऐसा काम जिसके करने से आपको आय मिलती है और उससे आपका पूरा घर बार, आपका पूरा जीवन चल रहा हो। आज जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे पढ़ाने से पैसे प्राप्त होते हैं और फिर मेरा घर बार चल रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो गई, आजीविका हो गई। तो ऐसी आजीविका का प्रबंध करना लोगों के लिए जो सम्मानपूर्ण हो, मतलब हर व्यक्ति को इतना मूलभूत पैसा तो मिले जैसे कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो, उसको 2 वक्त का खाना मिले, उसको कपड़े मिले, उसको मकान मिले, उसको अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य मिले, ये चीजें मिलने वाली कम से कम इतनी आजीविका तो मिलनी चाहिए। ये हमेशा हमारी विकास योजनाओं का लक्ष्य रहा है। यहाँ पे लोगों की आपको एक तस्वीर दिखाई है जो रोजगार के लिए खड़े हैं। ये कहा गया था कि औद्योगिकरण की रणनीति कृषि से अतिरिक्त श्रमिकों को उद्योग में आकर्षित कर उन्हें विकसित देशों की भांति उच्च जीवन स्तर सुलभ कराएगी। ये कहा गया था कि औद्योगिकरण की जो रणनीति है, ठीक है, औद्योगिकरण की जो रणनीति है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो रणनीति है कि साहब हम ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाएंगे, ये क्या करेगी, कृषि से अतिरिक्त श्रमिकों को उद्योगों में आकर्षित करेगी और उन्हें विकसित देशों की भांति उच्च जीवन स्तर सुलभ कराएगी। देखो, जब हम लोग आजाद हुए ना, तो आजाद हुए उस समय हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी उनमें हमेशा से 2 टारगेट रहे हैं कि या तो हम लोग क्या है, जो ज्यादा खर्चा करें वो किस पे करें, कृषि पे करें, या हम लोग जो ज्यादा खर्चा करें वो उद्योगों पे करें। या आप क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस में पढ़ोगे। तो अब क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं साहब, कृषि पे ज्यादा खर्चा करना चाहिए, सरकार को कृषि को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोगों का ये मानना है कि जब तक उद्योगों पे सरकार खर्चा नहीं करेगी, इंडस्ट्री पे जब तक सरकार खर्चा नहीं करेगी, तब तक कभी भी विकास नहीं हो सकता। कृषि पे कितना ही कर दो, बिना उद्योगों के विकास के कभी विकसित नहीं होगा। इसलिए उद्योगों पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा करा जाए। तो सरकार ने ऐसा सोचा कि हम औद्योगिक करण की रणनीति अपनाते हैं और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी सरकार लेकर के आती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी सरकार लेकर के आती है कि उद्योग लगाए जाएंगे। 1955 के आसपास की बात है, शायद 54-55 की बात है, ठीक है। तो औद्योगिकरण की नीति लेकर के आती है कि हम ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाएंगे, लघु उद्योग भी लगाएंगे, बड़े उद्योग भी लगाएंगे। अब उसमें क्या होगा, उद्योगों में बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उनका जो जीवन स्तर है वो कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्योंकि अब जब उद्योग है तो ये उद्योग क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि उत्पादन करने के लिए। यहां पर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। अब जब प्रोडक्शन आप ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो तो आपको क्या, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा मतलब आपकी जीडीपी बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ इन लोगों को जिनको रोजगार मिल रहा है उनको आय प्राप्त होगी। अगर कोई व्यक्ति पहले महीने के 1000 रुपए कमा रहा था और अब 10,000 रुपए कमा रहा है तो उसके जीवन स्तर में सुधार तो आएगा ही, अच्छे कपड़े खरीदेगा, अच्छा खाएगा और करेगा। तो इस प्रकार से क्या है कि उद्योगों में बढ़ोतरी होना मतलब कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के जीवन में सुधार होने की बात है। तो यहाँ पे कहा गया कि सरकार औद्योगिकरण की रणनीति अपनाएगी तो लोग क्या है, कृषि से ज्यादा जो आकर्षित होंगे, ज्यादा जो अट्रैक्ट होंगे वो उद्योगों की तरफ होंगे और उद्योगों में काम करने से उनका उच्च जीवन स्तर होगा, जैसा कि विकसित देशों में लोगों का होता है। किंतु हम ये पिछले अनुभाग में देख ही चुके हैं कि योजनाबद्ध विकास के 70 वर्षों बाद भी देश के श्रम बल के आधे से अधिक सदस्यों के लिए कृषि ही रोजी रोटी का प्रमुख साधन बनी हुई है। परंतु पिछले लेक्चर में ही हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं कि ये सरकार की नीति अपनाने के बावजूद भी आज भी लगभग 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो किस पर निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर। वो कृषि में ही काम काज कर रहे हैं, उनके लिए आय का जो मुख्य साधन है, प्रमुख साधन है वो कृषि ही है, एग्रीकल्चर ही है। रोजी रोटी का मतलब क्या होता है कि उनको खाने पीने का जो सामान है, उनका जो जीवन चल रहा है, उस जीवन के लिए जो पैसा कमाया जाता है, वो पैसा कमाने वाला जो काम है वो अभी भी क्या है, कृषि ही है। मतलब जो आजीविका का प्रमुख साधन है वो कृषि ही है। अर्थशास्त्रियों का यह भी तर्क है कि अनेक वर्षों से रोजगार की गुणवत्ता में निरंतर ह्रास हो रहा है। देखो अब क्या है, रोजगार की गुणवत्ता, रोजगार की जो क्वालिटी है ना उसमें गिरावट आ रही है। निरंतर मतलब लगातार क्या आती जा रही है, गिरावट आती जा रही है। तो जो रोजगार की क्वालिटी है, जैसी क्वालिटी होनी चाहिए थी वैसी क्वालिटी नहीं, उसमें डे बाय डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे हो रहा है ये देखिए। आखिर 10-20 वर्षों तक काम कर चुके न जाने कितने ही श्रमिक मातृत्व लाभ, भविष्य निधि, ग्रेजुएटी और पेंशन आदि से वंचित क्यों रह जाते हैं। देखो अब देखिए, रोजगार की गुणवत्ता या क्वालिटी का अर्थ क्या है, आप इस चीज को समझिए। हम कोई भी व्यक्ति काम करते हैं ना, तो आप इस चीज को मान करके चलिएगा,
हमारा काम एक तो जिसके लिए कर रहे हैं, मतलब जिस कंपनी के लिए कर रहे हैं, जिस मालिक के लिए कर रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं, ठीक है, ये बात 100% श्योर है। उसका प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम करते हैं। दूसरी बात, देश का विकास होगा इसके लिए भी काम करते हैं, क्योंकि हम उत्पादन करेंगे, वो देश में, दुनिया में बिकेगा और फिर उससे हमें प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, तो ये देश का भी उत्पादन, देश का भी भला। और तीसरा फिर हम खुद के लिए करते हैं कि साहब हमारा जीवन स्तर सुधर जाए। अब रोजगार की गुणवत्ता में क्या है कि जब हम मालिक के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हम कंपनी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, हम राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये जरूरत है कि मालिक और जो कंपनी है वो हमारी आवश्यकता और हमारी जरूरतों को भी समझे, ठीक है। मालिक को ये समझना चाहिए कि हाँ भाई ये मेरे लिए काम करता है, तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ऑफिस में ठीक ठाक सुविधाएं होनी चाहिए। अगर जैसे कोई मजदूर काम कर रहा है तो उनको 1-2 घंटे में, 2-2.5 घंटे में उनको बोलो चाय पी लो, चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं, चाय पी लो, आराम से चाय पी लो, हो गया 8 घंटे काम, 8 साढ़े 8 घंटे काम हो गया, जाओ चलो जाओ, कोई बात नहीं, क्या है, क्या बात है, चिंता में कैसे हो, घर पे काम है, पैसे चाहिए, ये लो पैसे लो, जाओ, तबीयत खराब है, जाओ घर जाओ, पहले रेस्ट करो। तो मतलब मालिक की भी तो जिम्मेदारी होती है कि उसको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दे, ठीक है, क्योंकि अगर वो खराब कंडीशंस में काम करेगा तो वो बीमार होगा, तबीयत खराब होगी, फिर अगर वो मर गया, वो चला जाएगा, तो फिर परिवार का सारा कौन है उनका। तो इसलिए रोजगार की गुणवत्ता, क्वालिटी का मतलब ये है कि उसको जहां जो काम कर रहा है उसके बदले में उसको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है, ये क्वालिटी आती है रोजगार की। रोजगार तो हर व्यक्ति करता है। देखो एक बात ध्यान रखना, पेट तो हर व्यक्ति भरता है, वो चाहे कैसे भी काम करके भरे, परंतु जहां हम लोग काम कर रहे हैं ना, उस काम करने वाले के जहां काम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें कुछ फैसिलिटीज, कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराए, हमें समय पे छुट्टी दे, हमें आवश्यकता हो जब थोड़ा पैसे भी एक्स्ट्रा दे। वहां जहां काम कर रहे हैं वहां के ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए जिनसे कि हमारा शरीर जो है वो खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रोजगार की गुणवत्ता ये दर्शाती है। अब देखो 10-20 वर्षों से जो काम कर चुके हैं ना, ऐसे श्रमिकों को ना तो मातृत्व लाभ मिलता है। मातृत्व लाभ क्या होता है, मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं बेटा। मैटरनिटी बेनिफिट्स का मतलब ऐसा है कि जैसे महिला है, अगर वो गर्भवती है तो उसको 6 महीने का अवकाश दिया जाता है, उसको डिलीवरी होने के बाद भी छुट्टी ले सकती है वो। इस प्रकार के अवकाश तो अब देखो काफी जगह नहीं मिलते हैं लोगों को। वो महिला है बेचारे, गर्भवती भी है, तो वो बच्चा पैदा होने वाले 1 दिन पहले तक वो काम पर जाती रहती है। और फिर कभी कभार तो ऐसा होता है कि घर की ऐसी स्थितियां होती हैं कि जैसे ही वो डिलीवरी के 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद क्या है, फिर काम धंधे पे चली जाती है। तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए, माँ के और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो वो मैटरनिटी जो लीव मिलती है उसका फायदा नहीं ले पाती है। भविष्य निधि का मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, पीएफ कहा जाता है बेटा। पीएफ एक प्रकार से क्या होता है, जैसे मैं सरकारी कर्मचारियों की बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने पीएफ में 5,000 रुपये जमा कराए, तो फिर कुछ पार्ट सरकार भी जमा कराती है। सरकार ये कहती है कि भाई इतना हम जमा करा रहे हैं, इतना आप कराओ, जिससे कि आपको फ्यूचर में काम आएगा। वैसे आप चाहे कभी भी निकाल सकते हो, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ कंपनियां भी ये रूल करती है कि साहब हम आपका पीएफ काटेंगे, फिर उसमें कुछ थोड़ा बहुत वो भी ऐड कर देते हैं, और फिर वो एक समय के साथ अच्छा खासा पेमेंट मिल जाता है। तो काफी जगह ऐसी सुविधाएं नहीं होती। ग्रेजुएटी और पेंशन तो आपको पता ही है कि जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसके बाद मिला करती है, ठीक है। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, वो रिटायर हो चुका है, ठीक है, अब रिटायर हो गया तो उसको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट सरकार देती है, इसलिए कि साहब आपने इतने सालों तक हमारी सेवा करी है, सरकार की सेवा करी है, देश की सेवा करी है, इसलिए आपको हर महीने, आप क्योंकि आप बुजुर्ग हो चुके हो, कुछ काम नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपको पेंशन दी जाती है। ओके, और देखो पेंशन का मैं आपको ये बता दूं, सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है, और 2004 से पहले जितने भी कर्मचारी सरकारी नौकरी लगे हैं उनको पेंशन मिलती है। पर 2004 में आकर करके सरकार ने पेंशन की जो स्कीम है उसको बंद कर दिया, बोले पेंशन नहीं दी जाएगी, और फिर वो सभी राज्य सरकारों में भी लगभग बंद हो चुकी है। तो अब भी अगर कोई केंद्र का कर्मचारी है, जैसे कोई मान लीजिए कोई रेलवे में कर्मचारी है, कोई CPWD में कर्मचारी, कोई भी केंद्र सरकार का अंडर में अगर कोई विभाग है उसका कर्मचारी है, तो उसको अगर वो 2004 के बाद लगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब जिस दिन वो रिटायर हो जाएगा उसके बाद हर महीने पेंशन उसके लिए नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ राज्यों में भी हो गया था, पर अभी जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने तो ये वापस कह दिया कि भाई राजस्थान के जितने भी एम्प्लॉयज होंगे जो राजस्थान सरकार के लिए काम करेंगे, चाहे वो 2004 के बाद लगे हों चाहे पहले लगे हों, सबको पेंशन दी जाएगी। ठीक है, पेंशन पे लोगों का अलग अलग विचार हो सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं हाँ भाई क्यों दी जाए, पूरे जब तक काम करा जब तक तो दिए ही है, बिना काम के पैसे किस बात के। पर देखो मेरा ऐसा मानना है कि जब व्यक्ति काम कर रहा है ना, तब चाहे आप उसको थोड़ा सा अमाउंट कम दे दो,
अगर मान लो व्यक्ति की सैलरी 1 लाख रुपए बन रही है ना, तो आप एक काम करो, उसके 10-10 हजार रुपए हर महीने काटते जाओ। आप 90,000 उस व्यक्ति को दो सैलरी। पर 60 वर्ष का जब आदमी हो जाता है ना, देखो आज के समय में ऐसा है कि जो बूढ़े माँ बाप है ना, वो अपने बच्चों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, उनको बच्चे रखेंगे या नहीं रखेंगे, और करेंगे या नहीं करेंगे। जो नहीं रखते हैं वो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, पर रखेंगे या नहीं रखेंगे, उनकी क्या स्थिति होगी क्या नहीं होगी। अब उसका जो एक सहारा होता है वो पेंशन होता है कि हाँ साहब पेंशन आएगी, तो उसका अगर पेंशन आती है ना, तो वो अपना जीवन गुजर बसर करता रहता है। 5,000 10,000 रुपये आए तो दोनों जो हस्बैंड वाइफ है वो अपना गुजर बसर करते रहते हैं, जीवन चलता रहता है ठीक ठाक। मतलब उनको किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती, आर्थिक रूप से निर्भर होने की। मैं ये कहता हूं कि अगर सरकार हो चाहे प्राइवेट कोई भी कंपनी हो, अगर इस प्रकार से काम करवा रही है, तो चाहे वो हर महीने उस व्यक्ति की, जब तक वो काम कर रहा है, उसकी सैलरी आप कम कर दो। उसको बोल दो भाई आपकी सैलरी 40,000 है, आपको अब से सैलरी 30,000 रुपये ही दी जाएगी, और आप उसका 10,000 रुपये जोड़ते जाओ और जोड़ते जाओ, और फिर उसको भाई जैसे उसका टाइम पूरा हो जाए, रिटायर हो जाए, उसके बाद आप उसको हर महीने उसमें से निकाल करके देते जाओ। ये हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब कोई सहारा नहीं होता तभी तो पैसों की जरूरत है। भाई आज तो अगर मान लो मैं हट्टा कट्टा हूं, मैं जवान हूं, मेरे बिल्कुल हाथ पैर सब कुछ काम कर रहा है, आज तो मुझे 30 यहां से मिले, 10 मैं दूसरी जगह से कमा लूंगा, 5 यहां से मिल रहा है, 5 दूसरी जगह से कमा लूंगा। पर जब मेरे बिल्कुल हाथ पैर सब जवाब दे देंगे, तब फिर मुझे पैसों की आवश्यकता होगी, और फिर सब मना कर देंगे, तो फिर पैसों के लिए कहां जाएगा व्यक्ति। तो पेंशन किसकी, मेरी नजर में ऐसा कि वापस इस पे सोच विचार होना चाहिए और चलनी चाहिए। ग्रेच्युटी क्या होती है बेटा, जब सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है ना, तो उसको एक साथ पेमेंट करा जाता है, एक साथ कुछ उसका पेमेंट आता है। ठीक है, वो जब रिटायर होता है तभी उसको लो साहब आपका 10 लाख 20 लाख 40 लाख जो भी बनता है उसका वो दे दिया जाता है। और पेंशन ये होती है जो रिटायर होने के बाद हर महीने उसको मिलती है। तो इन चीजों के फायदे काफी श्रमिकों को नहीं मिलते, जबकि उन्होंने 10-10 20-20 साल तक काम करा है। तो क्यों नहीं मिलते, गलत बात है। निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में उसी काम को करने वाले से कम वेतन क्यों पाता है। तो निजी क्षेत्र में मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर में अगर वही काम कर रहा है जो कि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहा है, तो उसको कम वेतन क्यों मिल रहा है, उसको क्यों कम पेमेंट दिया जाता है। तो अगर निजी क्षेत्र वाला भी वही काम करता है और सरकारी क्षेत्र में भी वही काम कर रहा है, तो फिर निजी क्षेत्र वाले को पेमेंट कम क्यों मिलता है, सरकारी वाले को पेमेंट ज्यादा क्यों मिलता है। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि भारत के सकल श्रम बल के बहुत छोटे से वर्ग को ही नियमित आय मिल पा रही है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए बेटा कि जो हमारा टोटल श्रम बल है, जितने भी लोग हमारे देश में काम कर रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं, 471 मिलियन बताया था मैंने, तो 471 या 431 से शायद है ना, 471 मिलियन था। तो उसमें से बहुत छोटा वर्ग ही है जिनको रेगुलर आय मिल पाती है, मतलब हर महीने महीने उनको इनकम मिल पा रही है। बहुत कम जो वर्ग है ऐसा है, बाकी तो अनियमित में ही ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं। सरकार श्रम कानूनों के द्वारा उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ बनाती है। और सरकार जो अनियमित तौर पर काम कर रहे हैं, देखो नियमित तौर पर तो काम करने वाला ज्यादा, कहीं ना कहीं हम एक ऐसा उदाहरण ले सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी है, जैसे आप मान लीजिए, अब उनको तो सरकार पूरी सारी फैसिलिटीज दे ही दी, पर जो अनियमित है, जिनको रेगुलर काम नहीं मिल पा रहा है, जैसे मजदूरी कर रहे हैं, खेतों में काम करने वाले लोग हैं, ऐसों के लिए सरकार क्या है, कुछ कानून बना देती है और उन कानूनों के द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ बनाती है कि साहब ये आपका अधिकार है और अगर ऐसी कोई भी समस्या हो तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं। परंतु क्या है कि देखिए गरीबी सबसे बुरी चीज है। अब कोई मजदूर है और उसका मालिक उसको कोई 2 काम एक्स्ट्रा बता रहा है, उसका पेमेंट भी नहीं दे रहा, अब वो उसकी शिकायत करने नहीं जाता है, कहीं शिकायत करने नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है यार मैं अगर अपन को ये जो भी दे रहा है, थोड़ा बहुत भी दे रहा है, कम से कम थोड़ा बहुत तो आ रहा है ना, इससे लड़ झगड़ करके चलो कोई बात नहीं, अगर पुलिस को बुला करके बोल भी दिया साहब ये हमारे साथ मजदूरों के साथ अत्याचार करता है, शोषण करता है, कोई बात नहीं, वो तो ये कह देगा ठीक है साहब मैं इन सारे मजदूरों को फ्री करता हूँ और कहीं काम कर लेंगे, मुझे नहीं करवाना, अगर मैं इनके साथ गलत कर रहा हूँ फ्री कर दिया है, फिर हम कहाँ जाएंगे। तो गरीबी से डर डर कर करके जिंदगी भर क्या है काम करता रहता है। पर सरकार की एक अच्छी कोशिश है कि कानून बना कर करके उनको अधिकार देने का काम कर रही है। यही वर्ग अपने श्रमिक संघों को गठित कर रोजगारदाताओं से बेहतर मजदूरी और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए सौदेबाजी भी करता है। अब क्या होता है, यही वर्ग जो है वो श्रमिक संघ बना लेते हैं, जैसे मजदूर यूनियन बना ली, ठीक है, मजदूर सारे जो मजदूर है वो मिलकर के क्या कर लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, और संगठन बना करके एक होकर करके जो रोजगारदाता है, जो रोजगार देने वाला है, उस रोजगार देने वाले से क्या है बेहतर मजदूरी, अच्छी मजदूरी और अन्य जो सामाजिक सुरक्षा उपाय है उनकी सौदेबाजी करते हैं।
कि हाँ देखो साहब हमें अच्छी मजदूरी दो, तभी हम सारे के सारे लोग काम करेंगे। और बाकी जो सामाजिक सुरक्षा उपाय है कि हमें छुट्टी भी देनी है, हमारी अगर तबीयत खराब हो तो उसके लिए भी आप थोड़ा व्यवस्था करो कि हाँ भाई डॉक्टर का खर्चा वर्चा या हमें छुट्टी दो, उस छुट्टी के पैसे ना कटे। तो ऐसे सामाजिक जो सुरक्षा उपाय है, पेंशन वेंशन, इन सब पे विचार हो सकता है, ये कानून के लिए दर्शाया गया। ये कौन लोग हैं, ये लोग कौन है जो अनियमित तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनके रक्षा करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, जो अपने मजदूर संघ बना करके सौदेबाजी कर रहे हैं कि साहब हमें अच्छा वेतन दिया जाए या अच्छी सुविधाएं दी जाए। तो ये लोग कौन है, तो आइए जानते हैं इन लोगों के बारे में। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम श्रम बल को औपचारिक तथा अनौपचारिक वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। इन्हीं को संगठित और असंगठित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो देखो अब हम लोग इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कि ये लोग कौन है, तो उसके लिए हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। क्या क्या कहेंगे इंग्लिश में, इसको कहेंगे बेटा फॉर्मल सेक्टर, और इसको कहेंगे इनफॉर्मल सेक्टर। ये और इनको संगठित और असंगठित भी कहते हैं। संगठित को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और इसको कहेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो अब याद करो, अगर आप लोगों ने क्लास 10th में इकोनॉमिक्स बड़े अच्छे से पढ़ी है तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लास 10th में अगर आप लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इसके अलावा फिर मैंने बताया कि जो मालिक है स्वामित्व के आधार पर दो बताए थे, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में जो मालिक होती है वो सरकार होती है, और निजी क्षेत्र में एक प्राइवेट व्यक्ति होता है। इसके अलावा संगठित और असंगठित बताया था, जो कार्य करने की जो परिस्थितियां होती है उन परिस्थितियों के आधार पर संगठित और असंगठित क्षेत्र बांटा जाता है। इसके अलावा औपचारिक और अनौपचारिक शब्द भी आपने सुना था, वो कहां सुना था, क्लास 10th के ही चैप्टर 3 में सुना था कि हमारे देश में ऋण लेने के लिए जो औपचारिक स्रोत हैं, ठीक है, जो फॉर्मल सोर्सेज है कि हमें यहां से ऋण लेना है, लोन लेना है, वो पढ़े थे, और इनफॉर्मल के भी अपन ने पढ़े थे। ओके, तो पर फिर अब यहां पर हम श्रमिकों की बात करते हैं। संगठित क्षेत्र या ऑर्गेनाइज सेक्टर किसको कहा जाता है, सभी सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान, ठीक है, तो सरकार के तो जितने भी हैं वो सारे के सारे संगठित हैं, ठीक है, सरकारी कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है वो तो सारे के सारे संगठित में आ जाएंगे। तथा 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र माने जाएंगे। तो सरकारी में जो काम कर रहा है वो तो सारे के सारे संगठित है। इसके अलावा कोई 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों के साथ काम कर रहा है, ऐसा प्राइवेट सेक्टर वाला काम भी क्या कहलाएगा, संगठित कहलाएगा, ऑर्गेनाइज्ड कहलाएगा। इन प्रतिष्ठानों में काम करने वालों को संगठित क्षेत्र के कर्मचारी कहा जाता है। तो ये तो क्या हो गया, संगठित क्षेत्र हो गया, और इन प्रतिष्ठानों में इन जगहों पर काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाएगा, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी कहा जाएगा। अन्य सभी उद्यम और उनमें कार्य कर रहे श्रमिक बल कर अनौपचारिकरण क्षेत्र की रचना करते हैं। बाकी इन सब के अलावा, जैसे मान लो जो सरकारी में नहीं है या ऐसे कोई प्राइवेट काम जहां पे 10 से कम लोग काम कर रहे हो, ये सब क्या बनाते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र बनाते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में करोड़ों किसान, कृषि श्रमिक, छोटे छोटे काम धंधे चलाने वाले और उनके कर्मचारी तथा सभी स्वनियोजित व्यक्ति जिनके पास भाड़े का श्रमिक नहीं है सम्मिलित है। तो अब अनौपचारिक में कौन कौन है, करोड़ों किसान, ठीक है, तो अब किसान 2, 3, 4, 5 जो भी अपने घर के होते हैं वो काम कर लेते हैं, तो करोड़ों तो किसान, कृषि श्रमिक, ठीक है, किसी किसानों के पास जाकर के कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है वो आ जाएगा, कोई छोटा छोटा काम धंधा चलाने वाला है वो आ जाएगा, या उनके कोई कर्मचारी। छोटे मोटे काम धंधे चलाने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि कोई मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है और उसने 1-2 जनों को रख रखा है तो वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। स्वनियोजित व्यक्ति है, स्वनियोजित व्यक्ति भी जैसे कोई 1-2 अपना काम कर रहा है, एक छोटी सी दुकान खोल करके बैठा है, वो स्वनियोजित है, पर वो संगठित क्षेत्र में नहीं आएगा। जिनके पास कोई भाड़े के श्रमिक नहीं है, मतलब उनको किराया देने या उनको पेमेंट करने वाले कोई श्रमिक नहीं है, ऐसे सारे के सारे अनौपचारिक में आ जाएंगे। मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको ये लगाना है कि सरकारी नौकरी में जितने भी लोग हैं वो सारे संगठित हैं। इसके अलावा प्राइवेट वाले में 10 से ज्यादा के अगर कर्मचारी आपने रख रखे हैं तो आप संगठित क्षेत्र में आ जाओगे। इसमें सभी गैर कृषि दैनिक वेतन भोगी मजदूर जैसे विनिर्माण मजदूर तथा सिर पर बोझ ढोने वाले मजदूर जो 1 से अधिक नियोक्ता के लिए कार्य करते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। तो देखो ये सब तो है इसमें। इसके अलावा कौन है, गैर कृषि दैनिक वेतन भोगी मजदूर, जो कृषि के अलावा कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिनको दैनिक डेली पर वेतन दिया जा रहा है। भाई आपने काम करा आज का पेमेंट लो, या आपने काम करा आज का पेमेंट लो। जैसे कि विनिर्माण मजदूर जो घर बनाने वाले होते हैं, बिल्डिंगें बनाने वाले होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, ये होता है काम करा ये आज का
पेमेंट लो, काम करा आज का पेमेंट लो। सिर पर बोझ ढोने वाले मजदूर हैं भाई, कोई सिर पर बोझ ढोने वाले मजदूर हो गया, ऐसे लोग हो गए जो एक से अधिक नियोक्ता के लिए, एक से अधिक मालिक के लिए काम करते हैं, उन सबको भी इसमें अनौपचारिक क्षेत्र में जोड़ लिया जाता है। अब आप सोचिए कि अनौपचारिक क्षेत्र की कितनी बड़ी परिभाषा है, कितने लोगों को उसमें काउंट करा जाता है। औपचारिक क्षेत्र की या संगठित क्षेत्र की सीधी सी परिभाषा रखी गई कि भैया सारे के सारे सरकारी प्रतिष्ठान और उसके अलावा कोई भी ऐसा निजी प्रतिष्ठान जिसमें 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं वो संगठित में या औपचारिक में आ जाएंगे, पर अनौपचारिक में काम करने वालों की संख्या बड़ी ज्यादा है। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं, इनकी कमाई भी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों से अधिक होती है। अब सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ का मतलब क्या है? मातृत्व लाभ, मैटरनिटी जो फायदा मिलेगा, भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड जो मिलेगा, ग्रेच्युटी, पेंशन, ये सारे के सारे किसको मिलते हैं? संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। ओके, और इन लोगों की असंगठित वालों की तुलना में जो इनकम है, कमाई है, वो भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इनकी कमाई भी ज्यादा होती है और फायदे भी इन लोगों को क्या है? ज्यादा मिलते हैं। ऐसे ही थोड़ी भाई लोग लाइब्रेरियों में बैठ बैठ करके अपनी आंखें गड़ाते जा रहे हैं, आंखें अंदर करते जा रहे हैं, किताबों को पढ़ते जा रहे हैं कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाए। आप मानिए या ना मानिए, पर आज भी भारत में काफी लोगों का सरकारी नौकरी लगना एक ड्रीम है। मतलब सबकी एक कोशिश रहती है कि भाई एक प्रयास और, जीवन में एक प्रयास किया है और कर लिया जाए कि सरकारी नौकरी लग जाए। ठीक है, विकास योजनाओं में सैद्धांतिक रूप से यह माना गया था कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, अधिकाधिक श्रमिक औपचारिक क्षेत्र में सम्मिलित होते जाएंगे और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का अनुपात बहुत कम रह जाएगा। अब विकास योजनाओं में सैद्धांतिक रूप से, मतलब थ्योरेटिकली ये माना गया था कि भैया जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था विकसित होगी, हम जैसे जैसे तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये जो जितने भी लोग श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा क्या है? औपचारिक में होते जाएंगे, ज्यादा ज्यादा फॉर्मल सेक्टर में या संगठित में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सम्मिलित होते जाएंगे। ठीक है, परंतु औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र में उनका श्रमिक का अनुपात बहुत कम रह जाएगा। तो हमने ऐसा माना था कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, हमारा देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे लोग क्या है? अनौपचारिक से औपचारिक की तरफ मूव कर जाएंगे और औपचारिक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। परंतु ऐसा हो नहीं पाया, देश ने तरक्की करी परंतु ऐसा हो नहीं पाया। पर देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जितना डेटा हमें मिलता है उतना ही है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत से ऐसी जगह है जहां पर कंपनियां के पास बहुत से लोग काम करते हैं, पर वो ये इतनी जानकारी नहीं देते कि साहब हमारे पास 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और आप प्राइवेट सेक्टर में भी चले जाओगे तो हर जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर जो संगठित भी है, उसके बावजूद भी वो उतनी सुविधा थोड़ी दे रहा है जो सरकार सुविधा दे रही है कि आपको रिटायर होने के बाद पेंशन भी मिलेगी, आपको ये वाली छुट्टी भी मिलेगी, ये वाली छुट्टी भी मिलेगी, ये वाला भी मिलेगा। नहीं देते ना, इतनी फैसिलिटीज नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं काफियों ने तो सरकार को जानकारी नहीं दे रखी कि साहब अब हमारी कंपनी, हमारा सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज में आ चुका है, संगठित में आ चुका है। और कुछ संगठित में आने के बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर है, कभी कभार वो सुविधाएं नहीं देता है। तो ऐसा मानना गलत होगा कि हमारे औपचारिक में लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं, पर हो सकता है जानकारी ना पहुंची ऊपर तक। किंतु वास्तव में भारत में क्या हुआ, तो आइए वो देख लेते हैं। इस चित्र को देखिएगा, ये आपकी किताब का ही है। श्रमिकों की संख्या मिलियंस में है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक में देखिए पुरुष जो है 24 मिलियन, कितने? 24 मिलियन। तो औपचारिक क्षेत्र में जो पुरुष काम कर रहे हैं वो कितने काम कर रहे हैं? 24 मिलियन काम कर रहे हैं। 24 मिलियन का मतलब हो गया भैया 2 करोड़ 40 लाख जो लोग हैं, ठीक है, वो जो पुरुष हैं, जो 2 करोड़ 40 लाख पुरुष किस में काम कर रहे हैं? औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 6 मिलियन का मतलब हो गया बेटा 60 लाख। कितना हो गया? 60 लाख। एक सेकेंड रुक जाइए, अपन 24 को 10 से गुणा करके देख लेते हैं। 10 लाख से, बिल्कुल सही है, 2 करोड़ 40 लाख। ठीक है, 2 करोड़ 40 लाख जो है पुरुष काम कर रहे हैं और 60 लाख सिर्फ और सिर्फ महिलाएं काम कर रही है। तो सोचिए कि पुरुषों की संख्या कितनी ज्यादा है और महिलाओं की कितनी कम है। तो औपचारिक क्षेत्र में पुरुष 24 मिलियन है और महिलाएं 6 मिलियन है। अब अनौपचारिक में देखिए, पुरुष जो है 310 मिलियन है बेटा, 310 मिलियन, और महिलाएं कितनी है? 133 मिलियन है। मतलब अनौपचारिक क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं? ये जो डेटा है वो 2009 से 12 के बीच का है, दिखाया गया है। तो कितने लोग अभी अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं? और दोनों में, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में जो है पुरुषों की संख्या ज्यादा है।
सन 2017-18 में 473 मिलियन श्रमिक थे। हाँ, तो 473 मिलियन टोटल श्रमिक है, उसमें से 30 मिलियन श्रमिक ही औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मतलब 473 में से सिर्फ और सिर्फ 30 मिलियन श्रमिक है, जिसमें से 24 मिलियन पुरुष है और 6 मिलियन जो है वो महिलाएं हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मात्र 6% है। मतलब टोटल का कितना? सिर्फ और सिर्फ 6%। कैसे निकाला अपन लोगों ने? ये 30 मिलियन टोटल 473 मिलियन से भाग दिया, 100 से गुणा करा, तो आपका आया 6%। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे जितना श्रम बल है उसका सिर्फ और सिर्फ 6% औपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा है, बाकी 94% जो लोग हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में देश का 94% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहा है। ये बड़ी संख्या है बेटा। 94% जो श्रमिक है वो किसमें? अनौपचारिक क्षेत्र में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। यहां पे तस्वीर लोगों की 2011-12 में जिस वर्ष के लिए लिंग आधारित औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र के रोजगार का डेटा उपलब्ध है, उसके अनुसार औपचारिक क्षेत्र का लगभग 20% और अनौपचारिक क्षेत्र का लगभग 30% महिला है। अब देखिए लिंग आधारित डेटा कि भैया महिलाएं कितनी काम कर रही हो, पुरुष कितने काम कर रहे हैं। तो अब इसमें देखिए, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइज सेक्टर की और मैं बात करता हूं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में टोटल जितने भी है उसका 20% महिलाएं हैं, ठीक है, और यहां पर 20% फीमेल हो गई और 80% मतलब फिर क्या हो गया? मेल हो गए। और इसमें अनऑर्गेनाइज में 30% फीमेल है और 70% मेल है। 1970 के दशक के अंत में भारत सहित अनेक विकासशील देशों ने पाया कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि नहीं हो पा रही है, इसलिए उन्होंने अनौपचारिक क्षेत्र पर ध्यान देना आरंभ करा। तो भारत और भारत जैसे अनेकों विकासशील देशों ने देखा कि भैया जो औपचारिक क्षेत्र है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार की वृद्धि नहीं हो पा रही, रोजगार बढ़ नहीं पा रहे। अब रोजगार नहीं बढ़ पा रहे हैं तो इसलिए क्या करो? अनौपचारिक में रोजगार बढ़ाने की कोशिश करो, वहां पर बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश करो, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करो, वहां पर कुछ ऐसे कानून बना दिए जाए जिससे कि जो श्रमिक वहां पे काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा हो सके। किंतु अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों और उनके श्रमिकों की आय नियमित नहीं होती और उन्हें सरकार से भी किसी प्रकार का संरक्षण और नियमन नहीं मिल पाता है। परंतु अनौपचारिक क्षेत्र में जितने भी लोग काम करते हैं उन उद्यमों में, उन बिजनेसों में श्रमिकों को आय नियमित नहीं होती है, मतलब रेगुलर इनकम नहीं होती, मतलब हर महीने ऐसे इनकम उनको नहीं मिल पाती है। और उसके अलावा कभी कभार सरकार से भी कोई संरक्षण नहीं मिल पाता है, सरकार की तरफ से कोई नियमन संरक्षण उनको नहीं मिल पाता है। सरकार ने कानून तो बना दिया पर अब कानून मानना तो पब्लिक के हक में। अब वो मालिक है, मैंने भी आपको क्या कहा, एक गरीब मालिक से जाकर के लड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है वो जितना भी दे रहा है वो दे रहा है, उससे भी मेरा घर चल रहा है भाई। अगर इसने मुझे यहां से भी निकाल दिया तो फिर मैं कहां जाऊंगा? तो उस समय कानून याद नहीं आता। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, आप कभी देखिएगा उनको, बहुत बेहतर व्यक्ति हैं, लाजवाब व्यक्तियों में से वो एक हैं और मेरे आदर्शों में से वो एक हैं। वो एक बहुत अच्छी फिलोसफी कहते हैं, वो बात कहते हैं कि विचारधारा की जो शुरुआत होती है ना, कि ये सही है ये गलत है, ये पेट भरने के बाद ही होती है। खाली पेट भूखा आदमी न जात की बात करता है, न धर्म की बात करता है, न विचारधारा की बात करता है, वो किसी चीज की बात नहीं करता। वो ये कहता है साहब 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो गरीब आदमी के लिए तो ये है कि साहब ये जितना दे रहा है उससे 2 वक्त की रोटी तो आ रही है ना, 2 वक्त की रोटी तो आने दो, वो ठीक है। बाकी जो शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है और कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। श्रमिकों के बिना शर्ती पूर्ति के ही काम से निकाल दिया जाता है। अब देखो श्रमिकों को कभी भी क्या है, बिना काम से निकालना है, कोई बिना गलती के ही क्या है निकाल दिया जाता है। कभी कभार तो क्या होता है, जैसे कोई मालिक है और उसने अपने श्रमिकों को पर्सनल काम बोला कि हाँ ना तू वहां से मेरा टिफिन लिया, ये कर दे वो कर दे, कभी ऐसे काम के लिए भी मना कर दिया ना तो भी क्या कर देंगे, मालिक उसको निकाल देंगे। तो बिना शर्ती पूर्ति मतलब बिना उसको अब आप निकाल रहे हो तो उसका नुकसान हो रहा है, तो बिना उस नुकसान की भरपाई करे उसको निकाल दिया जाता है। ये पकड़ तेरा आज तक का पेमेंट जा। अब वो कहां जाएगा, क्या करेगा, ये दिक्कत है। तो यहां पे आपको इनफॉर्मल सेक्टर की तस्वीर दिखाई है। अनौपचारिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पुरानी हो चुकी है तथा ये किसी प्रकार के लेखा खाते भी नहीं रखते। तो अब अनौपचारिक क्षेत्र में जितने भी है तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो चुकी है, तो किसी भी प्रकार का कोई डेटा नहीं रखते, कितने लोगों ने काम कराया कितनों ने नहीं कराया। इस क्षेत्र के श्रमिक प्राय गंदी बस्तियों में तथा झुग्गियों में रहते हैं। तो इस क्षेत्र में जब काम करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर गंदी बस्तियों में और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कार्य किया है। ओके बेटा, ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये यहाँ से मिस हो गया, कार्य किया है। देखो
अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, जैसे एक श्रम संगठन का मैं आपको नाम बताता हूं, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इन सबों ने सभी देशों को कहा कि साहब आप श्रमिकों के लिए अच्छे कानून बनाए और करें। तो भारत सरकार ने भी अनौपचारिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण करा, मॉडर्नाइजेशन करा और उस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कार्य किया है कि भाई उनको ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर सुविधा देने का काम कर रही है, उनके लिए ऐसे कानून बना रही है जिनसे कि उनका संरक्षण हो सके। ओके, अब हम बात करते हैं अहमदाबाद में अनौपचारिकरण, इनफॉर्मलाइजेशन इन अहमदाबाद। अहमदाबाद एक समृद्ध नगर है। यहाँ की समृद्धि का आधार 60 से अधिक कपड़े के कारखाने का उत्पाद है जिनमें 1.5 लाख श्रमिक काम करते हैं। तो अहमदाबाद एक समृद्ध नगर है, मतलब खूब अच्छा धनवान है, खूब अच्छे व्यापार वहां पे चलते हैं। और यहाँ की समृद्धि का कारण क्या है, यहाँ पे 60 से अधिक कपड़े के कारखाने और 60 से अधिक कपड़ों की मिल है जहां पे कपड़े तैयार होते हैं और इसमें 1.5 लाख से अधिक जो है श्रमिक काम करते हैं। पिछली एक शताब्दी में इन श्रमिकों ने एक निश्चित सीमा में आय की सुरक्षा हासिल कर ली थी। इनके निश्चित रोजगार थे और इन्हें मिल रही वेतन निर्वाह के लिए पर्याप्त थी। तो इन्होंने पिछली एक शताब्दी में, मतलब पिछले 100 सालों के अंदर इस स्थिति पर अहमदाबाद पहुंच चुका है और यहाँ के लोग पहुंच चुके थे कि इन्हें एक सीमा में आय की सुरक्षा हासिल हो जाती थी, मतलब इतनी आय मिलती थी कि जिससे कि इनका भविष्य तक का बढ़िया काम चलता था और निश्चित रोजगार था। मतलब जिस भी ये कपड़ा की फैक्ट्री में काम करा करते थे तो वहां का मालिक इनके रोजगार निश्चित, तुम चिंता मत करो, काम करो, मस्त करो, तुम्हें कहीं नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। और इनको इतना वेतन मिलता था कि इनका जीवन जो है वो अच्छे से चल रहा था। मतलब एक प्रकार से इनके पास पूरी संगठित वाली सुख सुविधाएं थी क्योंकि खूब मजदूर काम करा करते थे। अब मालिक को भी पता था कि भाई इतने मजदूर एक साथ मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो उनका ध्यान रखता था अच्छे से, ठीक है, उनको सही पेमेंट देता था, उनको आवश्यकता पड़ती थी तो एक्स्ट्रा पेमेंट भी दिया करता था। तो इस प्रकार से पूरा उनका ध्यान रख रहा था। मतलब आप सोचिए कि कुछ पल में क्या है, किस प्रकार से हालात बदल जाते हैं, वो एग्जाम्पल हमें यहाँ पे मिलेगा। साथ ही इन्हें अनेक प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलने लगे जो उनके स्वास्थ्य और वृद्धावस्था के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। तो फिर इनको समय के साथ कुछ सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलने लगे जो स्वास्थ्य और उनकी वृद्धावस्था में, मतलब जब वो बुढ़ापा आता था तो उस समय इनकी सुरक्षा निश्चित कर देते। उनका एक सशक्त श्रमिक संघ भी था जो न केवल श्रम विवादों में उनका प्रतिनिधित्व करता था बल्कि श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए अनेक जनहितकारी क्रियाओं का संचालन भी करता था। और एक मजबूत श्रमिक संघ भी था, मतलब सारे के सारे जो मजदूर है उनकी गजब की यूनियन भी थी। तो उनको सिर्फ और सिर्फ मजदूर होने के विवाद पर तो उनकी मदद करता ही था कि भाई मजदूर और मालिक का विवाद हो गया उस पर तो वो मजदूर संघ वो आवाज उठाएगा कि साहब मजदूरों का शोषण और अत्याचार हो रहा है। इसके साथ साथ वो मजदूर और उनके परिवार के लिए हितकारी, उनके लिए फायदेमंद वाले जो काम है उनके लिए भी डिमांड करता था कि साहब ये काम देखो इनके परिवार के लिए, हमारे परिवारों के लिए आवश्यक है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। किंतु 1980 दशक के प्रारंभ में संपूर्ण देश में कुछ कपड़ा मिलें बंद होने लगी। अब देखिए 1980 के दशक में कुछ कपड़ा मिलें बंद होने लगी। मुंबई जैसी कुछ जगहों में मिलें तेजी से बंद हुई। अहमदाबाद में मिल बंदी की यही प्रक्रिया कुछ धीमी रही और 10 वर्षों तक खींच गई। तो मतलब फाइनली 1990 आते आते काफी जो कपड़ा मिल है वो बंद होने लगी। इस अवधि में कम से कम 80,000 स्थायी और 50,000 गैर स्थायी कपड़ा मजदूरों का रोजगार छिन गया और वे अनौपचारिक क्षेत्र का सहारा लेने को विवश हो गए। तो अब 80,000 तो स्थायी जो मतलब परमानेंट थे काम करने वाले और 50,000 ऐसे जो गैर स्थायी थे, कभी करते थे कभी नहीं करते थे काम, ऐसे मजदूरों का रोजगार छिन गया। मतलब ये सब कुछ कैसा चल रहा था, बिल्कुल औपचारिक की तरीके से चल रहा था। उनको एक नियमित वेतन मिलता था, सामाजिक सुरक्षा के उपाय हैं वो मिलते थे, मजदूर संघ जो था वो मजबूत था, सब कुछ औपचारिक तरीके से संगठित क्षेत्र की तरह चल रहा था। परंतु एक साथ जब मिलें बंद होना शुरू हुई तो अब ये लोग क्या है, काम धंधे छूट गए हैं, रोजगार छूट गया। अब इनको अनौपचारिक वाले काम करने पड़ रहे हैं। किसी को कोई मजदूर बनकर के काम करना पड़ रहा है, किसी को कोई कह रहा है ला भैया आपके खेत में काम कर दूंगा, करवा लो काम। कोई कुछ काम करने लग गया, कोई कुछ काम करने लग गया। तो औपचारिकरण से अनौपचारिकरण की तरफ अहमदाबाद के ये मजदूर बढ़ चुके हैं। इन्हीं परिस्थितियों में नगर में आर्थिक मंदी और जन आक्रोश के साथ साथ सांप्रदायिक दंगे भी भड़क उठे। तो इसी समय में नगर में आर्थिक मंदी भी हुई, आक्रोश के साथ फिर सांप्रदायिक दंगे भी हो उठे। श्रमिकों के एक पूरे वर्ग को मध्य वर्गीय सुरक्षित जीवन शैली से उखाड़कर अनौपचारिक क्षेत्र की निर्धनता झेलने के लिए छोड़ दिया गया। अब जो श्रमिकों का एक पूरा वर्ग था जो मध्य वर्गीय सुरक्षित जीवन शैली में था कि भाई मिडिल क्लास है पर पूरी लाइफ सेट है, अपन को सब कुछ मिल रहा है तो चिंता नहीं है, अपन अहमदाबाद की फैक्ट्री मिल में काम कर रहे हैं, जीवन सेफ अपना। पर सडनली कुछ ऐसा हुआ कि वो सारे के सारे अनौपचारिक क्षेत्र में गरीबी वाला जो जीवन है उसको झेलने के लिए हो गए तैयार। ठीक है, कितने ही कपड़ा श्रमिक शराब की लत के सारे अपने कष्ट भुलाने के प्रयास करने लगे। कुछ ने शराब के माध्यम से आत्महत्या का भी रास्ता चुना और कितने ही परिवारों के बच्चों की शिक्षा अधूरी रोककर उन्हें भी काम के तलाश के लिए भेजना पड़ा।
तो अब काफ़ी जो श्रमिक है उन्होंने तो खूब कष्ट उठाए, फिर कुछ शराब पी करके सोचने लगे कि शराब से हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, कुछ ने शराब पीते पीते आत्महत्या कर ली। ठीक है, क्योंकि घर में जो रोजगार का साधन था वो पूरा खत्म हो चुका था, अनौपचारिकरण में रोज उनको इतने काम मिला नहीं करते थे, तो बहुत बुरी स्थिति हो चुकी थी। कुछ घरों में ये था कि बच्चों को जो शिक्षा मिल रही थी वो बंद कराई और बोला बेटा अब तुम भी काम करो, नहीं तो घर चलेगा तो चलेगा कैसे, कोई 100 रुपये का काम दे तो 100 रुपये का भी काम कर करके लाओ। तो ये हमने आज के लेक्चर में देखा है कि हमारा औपचारिक और अनौपचारिक में क्या डिफरेंस है। औपचारिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है ना वो सिक्योर हो जाती है, और अनौपचारिक क्षेत्र में थोड़ा सा अनसिक्योर वाली जो फीलिंग है वो रहती है। चलिए तो ठीक है, आज इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।